रात का सन्नाटा था, सड़कें सुनसान थीं और मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के बाहर अचानक एक एम्बुलेंस तेजी से आकर रुकी। दरवाजे खुले और अंदर से कुछ लोग घबराए हुए उतरे। स्ट्रेचर निकाली गई और उस पर जो लड़की थी उसकी हालत बेहद नाजुक थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, माथे से खून बह रहा था और उसकी आंखें बंद थीं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर पास आए, उसने उनकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया, जैसे अपनी जिंदगी को थामे रखना चाहती हो। डॉक्टर घबराए नहीं, उन्होंने उसे दिलासा देने की कोशिश की। हम यहां हैं, घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। हॉस्पिटल के गेट के अंदर स्ट्रेचर पहुंची और अचानक उसका हाथ शिथिल पड़कर नीचे गिर गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ ही सेकंड में डॉक्टरों ने उसे देखा और समझ गए वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उस लड़की का नाम था दिव्या भारती, बॉलीवुड की एक चमकती हुई सुपरस्टार, जिसने सिर्फ कुछ सालों में अपनी जबरदस्त पहचान बना ली थी। लोग उसे अगली बड़ी सुपरस्टार मान रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से गिर गई थी। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी थी? क्योंकि जैसे ही ये खबर बाहर आई, अफवाहों और सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। कुछ ने इसे महज एक एक्सीडेंट बताया तो कुछ ने इसमें साजिश की बू सूंघी। कोई इसे हादसा कह रहा था तो कोई इसे सुसाइड मान रहा था। लेकिन असली सच्चाई क्या थी? क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो अब तक किसी को पता नहीं? आज तक इस राज पर पर्दा पड़ा हुआ है। कुछ जवाब मिल चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अधूरे हैं। तो चलिए जानते हैं दिव्या भारती की उस रात की अनसुनी कहानी। 25 फरवरी 74, मुंबई के एक साधारण से घर में एक बेटी ने जन्म लिया। घर में खुशियों की बौछार हो गई। ओम प्रकाश भारती और मीता भारती की आंखों में चमक थी जब उन्होंने अपनी नन्ही परी को गोद में उठाया। नाम रखा गया दिव्या। दिव्या बचपन से ही एकदम चुलबुली, शरारती और बिंदास थी। वो इतनी क्यूट थी कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। सफेद गुलाबी गालों वाली नन्ही सी बच्ची जो किसी डॉल से कम नहीं लगती थी। कभी कभी तो लोग यकीन ही नहीं कर पाते थे कि वो असली इंसान है या कोई खूबसूरत गुड़िया। घर में उनका एक छोटा भाई भी था, कुणाल। दिव्या उससे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन एक बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आता था। वो चाहती थी कि कुणाल उन्हें दीदी बुलाए, लेकिन एज गैप ज्यादा नहीं था तो कुणाल उन्हें हमेशा दिव्या ही कहकर बुलाता। ये बात दिव्या को बिल्कुल पसंद नहीं थी। नाराज होकर कहती, तू मुझे नाम से मत बुलाया कर, दीदी बोल। लेकिन कुणाल हंस देता और फिर वही हरकत दोहराता। जब ये रोज रोज होने लगा तो मम्मी पापा ने घर में ही दिव्या का निकनेम दीदी रख दिया। अब तो घर के बड़े भी उन्हें दीदी बुलाने लगे। ये देखकर दिव्या को लगा कि अब शायद कुणाल की आदत बन जाएगी। लेकिन कुणाल तो कुणाल था, उसने फिर भी दीदी नहीं कहा। वैसे दिव्या को घर में खूब प्यार मिलता था, लेकिन पढ़ाई में वो कुछ खास अच्छी नहीं थी। स्कूल में हमेशा कम नंबर आते और फेल हो जाना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। कभी कभी अगर लक अच्छा रहा तो किसी तरह पास हो जाती, वरना अगला साल फिर से वही किताबें। मीता भारती ने लाख कोशिशें की कि दिव्या पढ़ाई में मन लगाए। वो रोज उनके साथ बैठती, उन्हें डांटती, प्यार से समझाती, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जैसे ही मम्मी पढ़ाने बैठती, दिव्या का ध्यान किताबों से हटकर आईने पर चला जाता। आईने के सामने खड़े होकर श्रीदेवी के गाने पर डांस करने लगती। कभी एक्सप्रेशंस देती, कभी पोज बनाती और मम्मी की नजरों से बचने की कोशिश करती। फिल्में देखना, डांस करना, एक्टिंग करना, यही उनका असली पैशन था। लेकिन सिर्फ फिल्मों तक ही उनका शौक सीमित नहीं था। वो हमेशा कहती, मुझे सब कुछ आना चाहिए। स्पोर्ट्स हो, डांस हो, म्यूजिक हो, ड्राइंग हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसे वो ना कर पाए। वो चाहती थी कि कभी भी फ्यूचर में किसी चीज को लेकर अफसोस ना रहे कि काश मैंने ये ट्राई किया होता। शायद यही जज्बा था जिसने उन्हें आगे चलकर एक सुपरस्टार बना दिया। दिव्या भारती सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एनर्जी थी, जुनून थी और जिंदगी को खुलकर जीने का दूसरा नाम थी। दिव्या भारती सिर्फ 14-15 साल की थी जब उनकी मासूमियत और बेमिसाल खूबसूरती पर एक बड़े डायरेक्टर की नजर पड़ी, कीर्ति कुमार। ये वही कीर्ति कुमार थे जो सुपरस्टार गोविंदा के भाई थे और उस वक्त कई फिल्में डायरेक्ट कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने दिव्या को देखा, उन्हें यकीन हो गया कि उनकी अगली हीरोइन कोई और नहीं बल्कि सिर्फ दिव्या ही होंगी।
ये लड़की तो हमारी फिल्म की परफेक्ट लीड होगी। कीर्ति कुमार ने ज्यादा देर नहीं की। वो सीधे दिव्या के घर पहुंचे और उनके पेरेंट्स से मिले। उन्होंने पूरी बात समझाई कि वो दिव्या को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन मम्मी पापा सख्त थे। नहीं, अभी वो बहुत छोटी है, अभी फिल्मों में काम नहीं करेगी। दिव्या तब महज 14-15 साल की थी, तो उनके माता पिता का मना करना लाजमी था। लेकिन कीर्ति कुमार ने हार नहीं मानी। वो बार बार घर आते, बात करते, समझाने की कोशिश करते, पर हर बार जवाब एक ही मिलता, ना। आखिरकार उन्होंने एक नई चाल चली। इस बार वो अकेले नहीं आए, गोविंदा को भी साथ लेकर आए। अब भला गोविंदा को देखकर कौन इंप्रेस ना हो। उन्होंने दिव्या के पेरेंट्स से बात की, उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी बेटी के करियर का सही ख्याल रखा जाएगा। थोड़ी ना नुक्कर के बाद आखिरकार हां हो गई। और दिव्या, वो तो खुशी से झूम उठी। लेकिन उनकी खुशी फिल्मों से ज्यादा इस बात की थी कि अब उन्हें पढ़ाई से छुट्टी मिल जाएगी। अब मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। कमाल है, फिल्म करना कितना आसान होगा। आउटडोर ट्रिप्स, मस्ती, पढ़ाई से तो लाख गुना बेहतर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिन फिल्म के लिए उन्हें साइन किया गया था, उसी फिल्म से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, आगे भी 2-3 फिल्में साइन की, लेकिन हर बार या तो प्रोजेक्ट बंद हो गया या फिर कोई और हीरोइन उनकी जगह ले ली। हर तरफ से मिलती नाकामियों ने दिव्या को हिला दिया। अब उन्हें लगने लगा कि बॉलीवुड उनके लिए नहीं है। पर तभी उनके पास एक ऑफर आया साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से। साल था 1990। दिव्या महज 16 साल की थी जब उन्हें पहली तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा मिली। उनके अपोजिट थे साउथ के सुपरस्टार वेंकटेश। और जब फिल्म रिलीज हुई तो इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि पूरी इंडस्ट्री में दिव्या भारती का नाम गूंज उठा। वो रातों रात स्टार बन चुकी थी। अब उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। एक के बाद एक फिल्में मिल रही थीं। साउथ में उन्होंने टहलका मचा दिया था। लेकिन उनका सपना था बॉलीवुड, और बहुत जल्द उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी होने वाली थी। आखिर कैसे? वो बॉलीवुड में कैसे आईं और फिर क्या हुआ? इसके बारे में जानने के लिए कमेंट में बताइए। क्या आप दिव्या भारती को याद करते हैं? उनकी कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट थी? साल 1992। बॉलीवुड को एक नया चेहरा मिलने वाला था, और वो चेहरा था दिव्या भारती। उनका डेब्यू हुआ फिल्म विश्वात्मा से, जिसमें उनके अपोजिट थे सनी देओल। फिल्म भले ही कोई बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हुई, लेकिन एक चीज जिसने इस फिल्म को हमेशा के लिए अमर कर दिया, वो था उसका एक गाना। आज भी अगर ये गाना किसी क्लब में बज जाए या रील्स के बैकग्राउंड में सुनाई दे जाए तो लोग तुरंत झूमने लगते हैं। लेकिन उस दौर में इस गाने ने थिएटर्स में आग लगा दी थी। और फिर तो ऐसा लगा मानो पूरा बॉलीवुड दिव्या का दीवाना हो गया। डायरेक्टर्स को अब अपनी फिल्मों के लिए कोई और हीरोइन सूझ ही नहीं रही थी। हर कोई चाहता था कि उनकी फिल्म में दिव्या भारती हो। एक के बाद एक फिल्में उनके पास आ रही थीं। शोला और शबनम आई और सुपरहिट हो गई। दीवाना आई और वो रातों रात सुपरस्टार बन गई। और इसी फिल्म में उनके अपोजिट एक नया हीरो भी था, शाहरुख खान। जी हां, जब शाहरुख खान किंग खान नहीं बने थे, जब लोग उन्हें बॉलीवुड का फ्यूचर नहीं मानते थे, तब भी दिव्या भारती सुपरस्टार थी। इंडस्ट्री में उनका कद शाहरुख से कहीं बड़ा था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स उनके साथ काम करने को बेताब थे। उन्होंने अक्षय कुमार, आर्शी कपूर, जैकी श्रॉफ, सलमान खान सबके साथ फिल्में साइन कर ली थीं। इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम करने का सपना। दिव्या भारती के लिए यह सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका था। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी स्टारडम कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन क्या यह स्टारडम ज्यादा दिन तक टिक पाई? क्या यह शोहरत हमेशा के लिए थी, या फिर इस चमकदार जिंदगी के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जिससे कोई बच नहीं सकता था? दिव्या भारती सिर्फ अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं, बल्कि अपनी जिंदा दिली की वजह से भी लोगों के दिलों पर राज करती थी। वो जितनी टैलेंटेड थी,
उतनी ही बिंदास और केयर फ्री भी। कोई स्टार एटीट्यूड नहीं, कोई नखरे नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो 2 स्टार होटल में भी रह लेती और कभी कभी तो अपने हेयर ड्रेसर के रूम में भी सोने के लिए तैयार हो जाती। हर वक्त मस्ती, हर वक्त शरारत। एक बार उनके जन्मदिन पर सेट पर ही उन्होंने अचानक कार के बोनट पर चढ़कर डांस करना शुरू कर दिया। पूरा सेट ठाकों से गूंज उठा। उनकी ये एनर्जी, ये मासूमियत हर किसी को अपना दीवाना बना देती थी। लेकिन जितनी वो मस्तीखोर थीं, उतना ही दूसरों का ख्याल रखने वाली भी थीं। खासकर बच्चों के लिए उनका दिल बहुत बड़ा था। वो कभी भीख मांगने वाले बच्चों को मॉल ले जाती, खिलौने दिलवाती, चॉकलेट खरीद कर देती। उनके लिए ये सिर्फ एक्टर नहीं, एक परी जैसी थी। और फिर इसी दिल जीत लेने वाली पर्सनैलिटी पर किसी और का भी दिल आ गया था, साजिद नाडियाडवाला। उनकी मुलाकात शोला और शबनम के सेट पर हुई। साजिद वहां बार बार आते थे क्योंकि उन्हें गोविंदा को अपनी फिल्म के लिए कास्ट करना था। लेकिन बार बार वहां जाने की एक और वजह बन गई, दिव्या भारती। जब दोनों की पहली बार बात हुई तो ये पहली मुलाकात ही आखिरी साबित हुई, क्योंकि दोनों का दिल एक दूसरे पर आ चुका था। उसी दिन दिव्या ने अपनी मां से पूछा, मम्मी, साजिद आपको कैसे लगे? उनकी मां ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा लड़का है। कुछ वक्त बीतते ही दिव्या ने आगे बढ़कर कहा, अगर मैं साजिद से शादी करना चाहूं तो क्या कर सकती हूं? जवाब साफ था, पहले डैडी से पूछो। लेकिन ओम प्रकाश जी यानी दिव्या के पिता को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। शायद उम्र का फासला एक वजह थी या फिर कोई और बात, ये कोई नहीं जानता। पर दिव्या अपने फैसले को लेकर 100% तैयार थी। 10 मई 1992 को, वो दिन जब दिव्या ने किसी की परवाह नहीं की और साजिद से शादी कर ली। शादी से पहले उन्होंने अपनी मां मीता जी से पूछा था कि क्या वो उनकी शादी की गवाह बन सकती हैं? लेकिन मीता जी का जवाब था, अगर मुझे गवाह बनना है तो पहले तुम्हें अपने पापा को बताना होगा। पर दिव्या के लिए अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। शादी के बाद कहा जाता है कि उन्होंने अपना नाम बदलकर सना नाडियाडवाला रख लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उनके पिता को अब भी इस शादी की कोई खबर नहीं थी। वो पहले की तरह ही अपने घर में ऐसे रह रही थीं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कई महीने बीत गए। अब इस रिश्ते को छुपाए रखना मुश्किल हो रहा था। दिव्या और साजिद चाहते थे कि उनका रिश्ता खुलकर दुनिया के सामने आए। और फिर दिवाली के दिन साजिद दिव्या के घर पहुंचे। सबके सामने उन्होंने बेझिझक कहा, हम दोनों ने शादी कर ली है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घर में कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी ने नाराजगी नहीं जताई, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इसके बाद दिव्या अपने फिल्मी करियर में बिजी हो गई और साजिद अपने काम में। कुछ वक्त बाद उन्होंने वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट में 5वें माले पर एक फ्लैट किराए पर लिया, जहां दोनों साथ रहने लगे। लेकिन क्या ये प्यार और शादी की खुशियां ज्यादा दिन टिकने वाली थीं, या फिर किस्मत के पास कोई और ही कहानी लिखी थी? 5 अप्रैल 1993। दिव्या भारती सिर्फ 19 साल की थी। उस दिन वह चेन्नई में अपनी शूटिंग पूरी करने के बाद मुंबई लौटी थी। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, वो सीधा अपनी फैमिली के साथ एक नया घर देखने चली गई। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह चाहती थी। उन्हें घर इतना पसंद आया कि झट से फाइनल भी कर दिया। वो दिन उनके लिए बहुत खास था। चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। इसके बाद वह पाली हिल्स गईं अपने पुराने पड़ोसियों से मिलने। शूटिंग और काम की भागदौड़ में काफी साल हो चुके थे किसी से ढंग से मिले हुए। पर जब वो वहां पहुंची तो बातों का सिलसिला ऐसा चला कि वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। इसी बीच अचानक उनका फोन बजा। दूसरी तरफ साजिद थे। नीता, लुल्ला आने वाली है। आंदोलन फिल्म के लिए तुम्हारे कॉस्ट्यूम डिस्कस करने हैं। तुम्हारा घर पर रहना बहुत जरूरी है। अब दिव्या को वापस घर लौटना था। उनके भाई कुंडाल भारती उन्हें वर्सोवा तुलसी अपार्टमेंट छोड़ने आए। दिव्या भारती जब अपने अपार्टमेंट पहुंची तब साजिद घर पर ही थे। लेकिन एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से उन्हें जल्दी निकलना पड़ा। अब दिव्या घर में अकेली थी, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि उनके कुछ खास मेहमान आने वाले थे। रात के करीब 10 बजे फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति श्याम लुल्ला के साथ वहां पहुंची। श्याम पेशे से मनोचिकित्सक थे और वो कुछ समय से दिव्या का डिप्रेशन का इलाज कर रहे थे। उस वक्त
घर में 4 लोग थे, दिव्या, नीता, श्याम और अमृता। अमृता कौन थी? अमृता दिव्या की हाउस हेल्प थी, लेकिन उनके लिए वो सिर्फ एक हेल्पर नहीं थी, वो बचपन से दिव्या के साथ थी। दिव्या उन्हें अपनी फैमिली की तरह मानती थी। शादी के बाद भी दिव्या ने अमृता को ही अपने साथ रखा था। अब वापस उस रात पर लौटते हैं। हॉल में टीवी चल रहा था। दिव्या, नीता और श्याम बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। अमृता किचन में स्नैक्स तैयार कर रही थी। टीवी की आवाज हल्की थी, लेकिन साफ सुनी जा सकती थी। थोड़ी देर बाद दिव्या किचन में गई। वहां अमृता से बातें कर रही थी, लेकिन साथ ही हॉल में बैठे नीता से भी जोर जोर से चिल्लाकर बात कर रही थी। अमृता अपने काम में व्यस्त थी, तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि दिव्या क्या कर रही थी। और तभी दिव्या किचन की खिड़की के किनारे जाकर बैठ गई। ये उनकी पुरानी आदत थी। वो अक्सर वहां बैठा करती थीं। मुमकिन है कि उस वक्त भी ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार एक फर्क था। उन्होंने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और फिर 1 सेकंड में वह विंडो के एज पर थी और अगले ही सेकंड उनका बैलेंस बिगड़ गया। दिव्या भारती 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। कभी कभी लगता है कि किस्मत पहले से लिखी होती है। शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि तुलसी अपार्टमेंट के हर फ्लैट की हर खिड़की पर लोहे की ग्रिल लगी थी। बस एक अपार्टमेंट को छोड़कर, दिव्या भारती का। दिव्या भारती अक्सर उस खिड़की के किनारे बैठा करती थी, कभी किसी से बात करने के लिए, कभी बस यूं ही हवा खाने के लिए। लेकिन उस रात जैसे सब कुछ उनके खिलाफ था। हर रोज उनके अपार्टमेंट के नीचे एक कार पार्क होती थी, लेकिन उस रात वहां कोई कार नहीं थी। अगर होती तो शायद दिव्या सीधे कंक्रीट पर गिरने से बच जाती। शायद गिरने का इंपैक्ट थोड़ा कम हो जाता। शायद वो बच जाती, लेकिन किस्मत ने ऐसा नहीं होने दिया। इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि उनकी बॉडी पर गहरी चोटें आईं। सर पर भी चोट लगी थी, लेकिन असली खतरा अंदर था। इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद गिरने के बाद भी उनकी सांसें चल रही थीं। उन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, सब समझ गए कि बहुत देर हो चुकी थी। 5 अप्रैल 1993 दिव्या भारती को मात्र 19 साल की उम्र में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंटल डेथ माना, लेकिन पूरे देश को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। धीरे धीरे कई तरह की कहानियां बाहर आने लगी। हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या वाकई ये महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? क्योंकि इस केस में सिर्फ एक यंग सुपरस्टार ही नहीं, बल्कि कुछ पावरफुल डायरेक्टर्स और नामी लोग भी जुड़े थे। लोगों ने आसानी से इस मौत को एक एक्सीडेंट मानने से इनकार कर दिया और धीरे धीरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलने लगी। सबसे चर्चित नाम साजिद नाडियाडवाला। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। 90 के दशक में साजिद नाडियाडवाला सिर्फ एक फिल्म डायरेक्टर नहीं थे, बल्कि इंडस्ट्री में उनका गहरा प्रभाव था। कहा जाता है कि उनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे और दिव्या भारती को इस बारे में सब पता था। कुछ ऐसा जो वो दुनिया को बताने वाली थी। लेकिन क्या ये राज उनकी मौत की वजह बना? कई लोगों का मानना था कि साजिद ही इस हादसे के पीछे थे, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला जो इस थ्योरी को साबित कर सके। और पुलिस हमेशा यही कहती रही कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी। अब ये सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि अगर पुलिस इतनी श्योर थी तो उन्होंने ठीक से इन्वेस्टिगेशन की होगी, लेकिन हम इंडियन पुलिस की बात कर रहे हैं और जवाब है नहीं। अब एक बार फिर से सोचो, उस रात दिव्या भारती के घर पर कौन कौन था? 1 नीता, श्याम जो दिव्या का इलाज कर रहे थे। 3 अमृता, दिव्या की सबसे करीबी हाउस हेल्प। लेकिन अजीब बात यह थी कि नीता और श्याम ने कभी मीडिया में इस रात को लेकर कुछ नहीं कहा। उनके स्टेटमेंट्स भी कभी पब्लिक नहीं किए गए। और अमृता, दिव्या की मौत के सिर्फ 1 महीने बाद अमृता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस को उसका स्टेटमेंट लेने तक का मौका नहीं मिला। यानी वो रात, वो लम्हे, वो सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो गई। इसके बाद बहुत सारी थ्योरीज और अफवाहें फैलने लगी। पुलिस ने साजिद, दिव्या के भाई कुणाल और उनकी मां मीता भारती से पूछताछ की,
लेकिन उनके स्टेटमेंट भी कभी पब्लिक नहीं किए गए। लोगों को यकीन हो गया था कि यह एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता। लेकिन दिव्या के पिता ओम प्रकाश जी हमेशा यही कहते रहे कि यह एक हादसा था। और आखिरकार 1998 में पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंटल डेथ बताकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, जो हुआ क्या वो सच में महज एक हादसा था या फिर किसी ने पर्दे के पीछे से खेल खेला था? ये सवाल हमेशा के लिए अनसुलझे रह गए। लेकिन साजिद नाडियाडवाला, क्या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? सच्चाई यह है कि दिव्या की मौत ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। जब उन्होंने हॉस्पिटल में दिव्या का लाइफलेस शरीर देखा, उन्हें मिनी हार्ट अटैक आ गया था और अगले 11 सालों तक 1993 से 2004 तक जितनी भी फिल्में उनके प्रोडक्शन हाउस से आईं, वो सारी दिव्या भारती को डेडिकेट की गईं। साजिद ने 2004 में दोबारा शादी कर ली थी। उनकी पत्नी वर्धा नाडियाडवाला है, लेकिन शादी के बाद भी साजिद का दिव्या भारती के परिवार से रिश्ता बना रहा। वो हर फिल्म की स्क्रीनिंग पर दिव्या के पिता ओम प्रकाश जी को लेकर जाते थे। वर्धा भी दिव्या की फैमिली का पूरा ख्याल रखती थी। उनके बच्चे भी दिव्या को बड़ी मम्मी कहकर बुलाते थे। दिव्या आज भी हमारे परिवार का हिस्सा है। साजिद ने एक इंटरव्यू में ये बात खुद कही थी। उन्होंने कहा था, हां, जब भी मैं कोई ट्रायल रखता हूं तो उन्हें बुलाता हूं, क्योंकि वो मेरे परिवार का हिस्सा है। मेरे बच्चे भी उन्हें बड़ी मम्मी कहते हैं और मेरे लिए भी दिव्या हमेशा हमारी फैमिली का अहम हिस्सा रहेंगी। लेकिन अफसोस, दिव्या के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2018 में उनकी मां मीता भारती की किडनी फेल होने की वजह से मौत हो गई और फिर 2021 में उनके पिता ओम प्रकाश भारती का भी निधन हो गया। लेकिन आखिरी सांस तक साजिद उनके साथ थे। अब यह सच है कि दिव्या की मौत बहुत अनफॉर्चुनेट थी। शायद इसी वजह से आज भी इस केस को लेकर तमाम अफवाहें उड़ती रहती हैं। लेकिन कई थ्योरीज, कई कयास लगाए गए। कुछ लोगों ने सलमान खान का नाम भी इससे जोड़ दिया। लेकिन सच कहूं तो हर चीज में कॉन्स्पिरेसी नहीं होती। हां, यह भी सच है कि उस रात की जांच ठीक से नहीं हुई। हमें कुछ गवाहों के स्टेटमेंट्स भी कभी देखने को नहीं मिले। लेकिन इतने सालों बाद भी जो भी सबूत मौजूद हैं, वो यही इशारा करते हैं कि यह सिर्फ एक हादसा था। अब फैक्ट्स होते हैं और राय होती है। लेकिन जो भी हो, हम सब की बस यही दुआ है कि दिव्या भारती जहां भी हो, सुकून में हो। सोचो, अगर आज वो जिंदा होती तो कितनी शानदार फिल्में कर चुकी होती, कितनों के दिलों की धड़कन होती। खैर, उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। तो बस दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और हां, ऐसे ही डीप डाइव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।